हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारे इलेक्शन के बारे में जो है वो खुलकर बोलते हैं। बिहार के इलेक्शन के बारे में, जहां उपचुनाव होगा वहां के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाई इलेक्शन होगा वहां के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में बताते हैं और महाराष्ट्र के जो नांदेड़ लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उनके बारे में बताते हैं। झारखंड के बारे में बताते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं बेसिकली क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश यादव और इकरा हसन की जो टीम है वो ठीक मालेगांव सेंट्रल के अंदर जो है जाती है। वहाँ पर लोगों के साथ जो है वो मिलते हैं। वहाँ का प्रोग्राम है, यानी कि वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ का प्रोग्राम है जहाँ पर एआईएमआईएम के पहले से विधायक है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रहा है। चलिए एक करके देखते हैं। दोस्तों जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के अंदर जो है उपचुनाव होने वाला है और एआईएमआईएम के जो अख्तर उल ईमान उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कह दिया कि भाई उपचुनाव के अंदर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारे पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है वो मैदान के अंदर उतरेगा। भाड़ में जाए, जिसको जीतना है जीते, जिसको हारना है हारे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपना संगठन को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। अपने 2025 के चुनाव के लिए जो है हमारी पार्टी वो तैयारियाँ कर रही है, वो भी बड़े ज़ोरों शोरों के साथ कर रही है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि बिहार के अंदर जो बाई इलेक्शन होगा वहाँ पर एमआईएम के उम्मीदवार आपको देखने को मिलेंगे। और इस सब का जो चुनाव का जो डेट है वो सेम है, 20 नवंबर को ज़्यादातर डेट है और 23 को जो है रिजल्ट आने हैं। इसके बाद चलते उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको पता है कि 9 से 10 सीट पर जो है वहाँ पर बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं। लेकिन सवाल ये था कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार मैदान के अंदर उतरेंगे या फिर एआईएमआईएम के जो समर्थन जो गठबंधन है पीडीएम, क्या वो लोग अपने उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल था। तो इसके ऊपर भी घोषणा कर दिया है कि एआईएमआईएम की तरफ से 2 उम्मीदवार, यानी एआईएमआईएम की पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान के अंदर होंगे। बाकी जो उम्मीदवार होंगे वो उनके जो गठबंधन है, उनके साथ जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है वो उनके उम्मीदवार होंगे। तो ये भी चीज़ें क्लियर हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही लोकसभा के अंदर एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार भले ही ना उतारा हो, लेकिन एक बार फिर से उपचुनाव के अंदर एआईएमआईएम के अपना उम्मीदवार जो है वो देखने को मिलेगा। भले ही जो है वो गठबंधन के भी बाकी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन एमआईएम के 2 उम्मीदवार मैदान के अंदर देखने को मिलेगा। इस चीज़ की पुष्टि भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसके अलावा चलते हैं झारखंड के अंदर बातें हो रही थी कि 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 35 पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके के कई सारे जो है वीडियो निकल कर आ रहे थे, स्टेटमेंट निकल कर आ रहे थे, लेकिन आज जो है वो चीज़ें क्लियर कर दी गई। और झारखंड के अंदर थोड़ा सा हलचल इसलिए भी मचा हुआ था कि महागावा एक विधानसभा है झारखंड के अंदर, वहाँ से एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है जिसके बाद जो है हलचल पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। बेसिकली एक उम्मीदवार थे जिनका नाम इंजीनियर शाहिद इकबाल है। वो 2014 के अंदर जेवीएम पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और दूसरे नंबर पर रहते हैं। 39-40 हज़ार के आसपास वोट लाते हैं और जीत और हार में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था इनके बीच में। तो वो उसके बाद चुनाव नहीं लड़ते, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, पैरालिसिस वगैरह हो जाते हैं। तो उनकी बेटी जो है इस बार वो चुनावी मैदान के अंदर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी बेटी पहले बाहर पढ़ती थी, डीयू वगैरह में पढ़ाई की, मास्टर वगैरह साइकोलॉजी से मास्टर वगैरह की है। तो उसके बाद जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर आते हैं तो उनका ये कहना है कि उनके पिताजी जो सियासत को आगे नहीं बढ़ा पाए तबीयत ख़राब होने की वजह से, उनका ये कहना है कि मेरी बेटी उस सियासत के कारवां को जो है वो आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद उसको एआईएमआईएम का भावी उम्मीदवार बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि डील हो चुका है, बातें हो चुकी है, टिकट जो है उनको ही दिया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और वहाँ के लोकल लोग हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि एमआईएम ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि भाई टिकट आपको ही मिलने वाला है। और एक महिला होने के नाते और एक मुस्लिम उम्मीदवार होने के नाते काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि उस विधानसभा पर बहुत यानी आधे जो है वो लगभग मुस्लिम वोटर्स है, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उसको उठा सकती है। इसी वजह से इनके ऊपर काफ़ी फोकस भी किया जा रहा है। लेकिन कितने सीटों पर झारखंड के अंदर चुनाव लड़ेंगे, इस चीज़ के बारे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्लियर कर दिया है कि भाई हमने जो है वो आदिल हसन साहब को जो है इंचार्ज बनाया है झारखंड के चुनाव के लिए और आदिल हसन साहब वहाँ जाएंगे झारखंड के अंदर। उसके बाद वहाँ पर मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे और कहाँ कहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्या ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आदिल साहब के ऊपर जो है छोड़ दिया गया है। तो उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो फिलहाल जो 35 सीटों के बारे में बातें हो रही थी उसको तो पेंडिंग ही रखा
जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये झारखंड की हुई बात। वहाँ पर भी 2 फेज़ के अंदर चुनाव होने हैं, 13 नवंबर को, 20 नवंबर को, और उसके बाद 23 नवंबर को जो है वहाँ पर भी परिणाम आ जाने हैं। पता चल जाएगा कि भाई सरकार किसकी बन रही है, जेएमएम गठबंधन की एक बार फिर से सरकार वापस आएगी या फिर झारखंड के अंदर जो है बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये फिर देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है झारखंड के अंदर भी। इसके बाद बात चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर कई चीज़ें निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो सुर्खियाँ इम्तियाज़ जलील साहब ने बटोरी हुई है। सारी सुर्खियाँ, सारी लाइमलाइट जो है इम्तियाज़ जलील के ऊपर फोकस है फ़िलहाल, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर इसलिए ज़्यादा फोकस हो रहा है कि एक नांदेड़ लोकसभा जो सीट है, वहाँ पर जो कांग्रेस के जीते हुए सीट थे, उनके निधन होने के बाद वो सीट खाली हो गया है और वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इम्तियाज़ जलील साहब की मोहब्बत कहें या जो भी चीज़ें कहने हैं, या फिर यूँ कहा जा रहा है कि इकलौता मुस्लिम एमपी था पूरे महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब, और उसको हराने के लिए सारे लोगों ने साजिश रचा और उसके बाद औरंगाबाद से उनको सब ने मिलकर हराया। इस तरीके से वोटों का बंटवारा हुआ, इस तरीके से लोग इन्वॉल्व हुए और साजिश के तहत उनको हराया गया। जो एक इकलौता मुस्लिम था महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा का एमपी, तो वो भी जो है उनको हटा दिया गया, देखा नहीं गया। इसीलिए हम लोगों ने ये अब ठान लिया है कि महाराष्ट्र के अंदर उनको जिता कर रहना है और एक इकलौता मुस्लिम जो था उनको वापस से बना कर रहना है। हम मुस्लिम की आदत वरना जो है हमारे बीच से ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नांदेड़ के लोग कहते हैं। अब ये देखना है कि मराठा और मुस्लिम लोग अगर मिल जाते हैं तो फिर इम्तियाज़ जलील की राहें जो वो आसान हो जाएंगी और वो जीत भी सकते हैं। फ़िलहाल सारी बातें इनके ऊपर चल रही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत जो है वो कांग्रेस को हो सकता है कि उनकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है फ़िलहाल हमने 5 सीटों पर जो है वो घोषणा किया है और उसके बाद अभी तक हमारी लिस्ट जारी नहीं हुई है। बहुत जल्द हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी। हमने जो है इम्तियाज़ जलील से बात किया है, इम्तियाज़ जलील साहब के पास सारी चीज़ें जो मौजूद है, लेकिन कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। गठबंधन के बारे में बातें पूछा गया कि एमवीए के साथ गठबंधन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एमवीए के साथ गठबंधन के लिए हमने 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया है कि हमने उस वक्त ही प्रपोज़ल भेजा था और उसके बाद फिर बीच में लिखित भी भेजा गया, लेकिन अभी तक जो है, और उससे ये भी बातें हुई कि आओ मिलकर बैठकर बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो है उधर से कोई भी किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई आया नहीं है, कोई जवाब आया नहीं है। इस वजह से जो है अभी तक पेंडिंग में चल रहा है कि गठबंधन, और जो है उम्मीद यही है कि गठबंधन नहीं ही होगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो अब ये देखना है कि गठबंधन होता है या नहीं होता है, और उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये उस चीज़ पर निर्भर करेगा कि एएमएम को गठबंधन के अंदर शामिल करता है या नहीं करता है। अगर शामिल करेगा तो कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी एमएम पार्टी, और अगर शामिल नहीं करेगा तो फिर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एमएम पार्टी। ये बात तो बिल्कुल तय है। इसके अलावा बात करते हैं कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो है अब जो अबू आसिम आज़मी जो है वो थोड़े धमकी देने के ऊपर उतर चुके हैं, क्योंकि अबू आसिम आज़मी साहब ने ट्विटर पर ये कहा है कि भाई अगर यानी कि हमारे मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती है जो हमने डिमांड किया, यानी 12 सीटों का इनका डिमांड था, अगर वो सीटें नहीं मिलती है तो हम जो है भाई गठबंधन से अलग हो जा रहे हैं, अलग हो जाएंगे, और उसके बाद जो नुकसान होगा वो अलग जाने, उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर ये अलग ही गुमान में है भाई कि हमें जो है वो सीटें चाहिए, और कहाँ पर चाहिए, वहाँ पर चाहिए जहाँ पर मुसलमानों के जो है यानी एमआईएम के जो है जीते हुए एमएलए है, या फिर जहाँ से जीत सकते हैं एमएलए, या जहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। तो यानी ये अलग ही धुन में है। ये अपने आप को जो है बहुत बड़े जो है वो सपा के वो समझ रहे हैं कि भाई एमआईएम से बड़े हम ही हैं, और जबकि इनके पास सिर्फ 2 एमएलए है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, और इससे कहीं ज़्यादा वोटर्स एमआईएम के पास है महाराष्ट्र के अंदर, फिर भी ये समझने को तैयार नहीं है और ये धमकी दे रहे हैं कि गिव 12 सीट्स और विल क्विट। अगर हमें 12 सीट नहीं मिलते हैं, 12 सीटें दे दो, वरना फिर जो है हम गठबंधन से अलग हो जाएंगे, बाकी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे और एमआईएम ने अगर आपके सामने उम्मीदवार उतार दिया तो भाई आपके जीतने के लाले पड़ जाएंगे। ये बात समझने की कोशिश करो, समझे बात बाकी जीतो या हारो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ें निकल कर आ रही है कि सपा के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो और कैराना के जो एमपी है मुस्लिम महिला एमपी जिनका नाम इकरा हसन है, वो जो है वो महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, और वहाँ पर दौरा
करते हैं जहाँ पर एमआईएम की जीते हुए कैंडिडेट है मालेगांव सेंट्रल। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे ऐसे जगहों पर ही दौरा करेंगे और पब्लिक जो है वो पब्लिक से मुखातिब होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे खुद को और भाषण वगैरह देंगे। और इसका क्या मंशा ये भी देखना है कि वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर एमआईएम पहले से मजबूत है या एमआईएम जहाँ से जीत सकती है। अब आप समझ जाइए कि भाई कांग्रेस हो तो अपना जो है मुसलमानों के एरिया में ओवैसी साहब को रोकने के लिए, एमआईएम को रोकने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को भेज देते हैं। दूसरी जगहों पर चुनाव हो तब वो आसिम आज़मी को सपा वाले लेके चल जाते हैं। अब यहाँ पर है तो किसी और को पकड़ा हुआ है। तो ये समझिए ये सब खेल क्या चल रहा है। और आपको भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स हो रहा है और लोगों को बताने की भी ज़रूरत है कि भाई देखिए इस तरीके से साजिश जो है वो रचा जा रहा है। बाकी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। बाकी जो है आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।